हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग मोस्ट टाइम पी टॉपिक जिसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। और वो भी मोस्ट टाइम पी है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और डेरिवेशन भी आता है और थ्योरी में भी पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज कोऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या चीज है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन स्टूडेंट, क्वथनांक में उन्नयन को इंग्लिश में बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई क्वथनांक? ये देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वथनांक किसे कहते हैं? व्हाट इज अ बॉइलिंग टेम्परेचर? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, या द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किससे शो करेंगे हम लोग? टीबी से शो करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वथनांक में उन्नयन क्या है समझना। पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूं नॉर्मली, नहीं डेफिनेशन लिखो। चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखो। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या होता है? वृद्धि। क्या? वृद्धि, बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो क्या चीज है सुनो, सुनिए ध्यान से। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। कम प्राप्त होता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। वाष्प दाब में कमी के कारण उसका क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ओके स्टूडेंट, यह है डेफिनेशन। अब सुनो भाई, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूं आपको, एकदम क्लियर। कैसे? कल भी मैं बता रहा था आपको और अभी मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, दो बर्तन लेंगे, दोनों बर्तन में क्या करेंगे पता है? दोनों बर्तन में हम ले लेंगे क्या चीज? एक समान बर्तन लेंगे, दोनों को एक समान क्या ले लेंगे? बर्तन ले लेंगे। समझिएगा बात को, है ना। दोनों में पानी डाल देंगे पहले। एक में पानी के साथ साथ स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे भाई? एक में पूरा पानी है, माना कि पानी का विकर्ण है, इसमें क्या मिला दिया मैं? आलू। क्या मिला दिया? आलू मिला दिया। अब दोनों को हम क्या करेंगे? एक समान। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे दोनों को एक समान टाइम में, इसमें कुकर है मान के चलो, एक समान टाइम में सीटी बजना चाहिए, एक समान टाइम में। अब ये देखो, इसको जब मैं गर्म करूंगा एक फिक्स टेम्परेचर पे ना, माना कि दोनों का टेम्परेचर मैं फिक्स कर देता हूं, कोई भी टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो फिक्स जब टेम्परेचर करूंगा स्टूडेंट, तो ये क्या होगा? ये जो है वाष्पीकृत होंगे, और ये जो है वाष्पीकृत होकर के जल जो है इसके सतह पर क्या करेगा? दाब डालेगा। यही है वाष्प दाब। और इसमें क्या होगा भाई? ये जल के अणु है, ये वाष्पीकृत होंगे, लेकिन बीच में जो दिख रहे हैं वो क्या किसके अणु है? आपके आलू के हैं। तो इसमें जो दाब डालेगा, अब ये देखो मैं क्या बताया आपको, जब किसी शुद्ध विलायक में, ये केवल जल है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, आलू क्या है? अवाष्पशील है, मिलाया जाता है, तो इसका वाष्प दाब, ये देखिए वाष्प दाब इसके वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। इसमें देखो सघन है, दाब ज्यादा डल रही है, इसमें क्या है? कम है, तो वाष्प दाब कम प्राप्त होता है। ये समझ में आ गया सबको? अब वाष्प दाब कम प्राप्त होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा? हम कुकर में खाना इसीलिए पकाते हैं क्योंकि उसमें वाष्प दाब बनता है, जिसके कारण वो क्या होता है? जल्दी पकता है। समझ में आ रहा? और मेरा अभी यहाँ पे क्या है? क्राइटेरिया क्या है मेरा? मैं आपको क्या बता दिया? इस कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट मत करो, मुझे चाहिए कि दोनों एक साथ सीटी बजना चाहिए, एक साथ। और मेरे पास एक और है कि दोनों का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक साथ सीटी बजना चाहिए। तो एक साथ सीटी बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? दोनों में आपने कांस्टेंट वाटर लिया है, माना कि 200 ml लिया है या 500 ml लिया है, इसमें भी 500 ml लिया है, लेकिन इसमें हमने 4 आलू भी डाल दिया है। ठीक है, दोनों का सेम है। तो मुझे अगर इसको एक साथ सीटी बजाना है स्टूडेंट, बजवाना है, तो मुझे इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाष्प दाब कम लग रहा है, आलू है, वाष्प दाब कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वाष्प दाब ज्यादा बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही है वाष्प क्वथनांक में उन्नयन। क्या है क्वथनांक में उन्नयन? वृद्धि। जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। वो उतना टाइम में नहीं उबल पाता जितना टाइम में उसको उबलना चाहिए।
उतना टेम्परेचर में नहीं उबल पाता जितना टेम्परेचर में उसको उबलना चाहिए। तो टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, दैट इज अ क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सबको क्लियर है भाई अच्छे से? ओके ना। अभी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना, एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अब समझिएगा ग्राफ के थ्रू, समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब देखो एक ग्राफ बना रहा हूं मैं ना, कैसे ग्राफ बनाता हूं देखिएगा। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा आपको एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है ना, दो चीजें हमको चाहिए रहता है। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर टेम्परेचर क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, ताप, आप लोग लिख लेंगे ताप, टेम्परेचर, ठीक। और इधर मेरा है वाष्प दाब, क्योंकि वाष्प दाब किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो जिस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड कर रहा है, तो ताप को एक्स एक्सिस में बनाओ। कौन डिपेंड कर रहा है, वाष्प दाब, तो वाष्प दाब को ऊपर बनाओ। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब लिखिएगा, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? ये चीज प्लॉट कर लेना। अब मैं बता रहा हूं देखिएगा, माना कि ये जो है हमारा एक लाइन है और ये क्या चीज है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो यार, ये बॉइलिंग पॉइंट है। माना कि शुद्ध विलायक का, समझ में आएगा ना, कॉपरेट बस करते जाना। माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां है, ये पॉइंट किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। समझना स्टूडेंट। और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हमारा वाष्प दाब कहां है, यहां है। नीचे होगा डेफिनेटली, वाष्प दाब कम बनती है अवाष्पशील विलय वाले विलयन का, है ना, तो नीचे है। अब देखो मुझे वाष्प दाब यहां है, यहां तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो माना कि सपोज दैट मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया और इस पॉइंट पे आकर क्या होने लगा, उबलने लगा। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये कौन सा पॉइंट है, ये देखिएगा, इसको मैं नीचे ले आता हूं, है ना। किस चीज का है ये शुद्ध विलायक का क्या चीज है, यहां पे जाकर के इतना पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहां पे TB0। TB0 मतलब आपका शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये कौन सा बिंदु है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इस बिंदु पर जाकर के उबलने लगता है। अब जिसका वाष्प दाब कम है स्टूडेंट, तो उसको मुझे उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, बोलो, ज्यादा ताप देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं, ताप को बढ़ाना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कौन से बिंदु पर जाकर के उबलेगा, यहां, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां। तो अब इसका जो है ये हो जाएगा TB, मतलब विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लेके आ जाता हूं TB। इतना चीज समझ में आ गया सबको अच्छे से? अरे यार वाष्प दाब अधिक है तो कम टेम्परेचर देना पड़ा, मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ा उबालने के लिए। वाष्प दाब क्योंकि अधिक है, वाष्प दाब ज्यादा है तो कम टेम्परेचर देना पड़ा। कुकर में और एक सामान्य बर्तन में खाना पकाते हो तो कुकर में हमको कम टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि उसमें वाष्प दाब बनता है जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। जबकि खुले बर्तन में हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है जल्दी पकाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहां कम ताप देना पड़ा, जबकि इसमें विलय है तो उसको भी उबालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज? अब स्टूडेंट यहां क्या आता है ये समझो आप। ये देखो, ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, बीच का डिस्टेंस है, ये क्या है, क्वथनांक में परिवर्तन हो रहा है। और इसी क्वथनांक में परिवर्तन को ही हम लोग बोलते हैं डेल TB। दिख रहा है ना सबको अच्छे से, डेल TB। इसी क्वथनांक में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। आप लोग लिखा भी करो यार, तब समझ में आएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है? लिखा करो, जो बोलता हूं मैं इतना आराम से बोलता हूं, इतना अच्छे से समझाता हूं, तो आप लोग लिखा भी करो, ठीक है। वहां पे और लिख लीजिएगा, मत लिखो, छोड़ो। चलिए समझ में आ गया ये चीज। तो इस चीज का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, ये देखो आप कैसे निकलेगा फॉर्मूला भाई, बोलो। ये देखिए, इधर देखिए, ये है TB0, TB0 है प्लस TB प्लस डेल TB। इन दोनों का सम जो है, यहां तक क्या चीज है, डेल TB है और यहां TB है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा TB के बराबर। ये TB के बराबर, इसके बराबर। इसमें इतना जोड़ोगे, डेल TB जोड़ोगे तब ना TB आएगा, डेल TB0 में जोड़ोगे तब ना TB आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, TB दैट इज इक्वल टू TB माइनस, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, TB0। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको रट लेना है, याद रखना है। अगर निकालने आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो रट लो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। JEE नीट BSc वाले भी, समझ में आ रहा है? ये चीज है। अब मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। प्लीज इसको आप बना लीजिएगा प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है। चलिए
अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। थोड़ा सा लिखना स्टूडेंट, ऐसा लिखना, क्या लिखना बता रहा हूं मैं, चूंकि वाष्प दाब विलेय के संख्या पर निर्भर करता है। अणु संख्या गुण हो गया, क्वथनांक वाष्प दाब पर निर्भर करता है और वाष्प दाब अणु की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब क्वथनांक में उन्नयन भी एक अणु संख्या गुण है। ओके ना, ये बात लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, सुनो, चूंकि क्वथनांक में उन्नयन विलेय के, अरे भाई विलेय की संख्या पर निर्भर कर रहा था, आलू पर निर्भर कर रहा था कि नहीं? अगर आलू को निकाल दूंगा तो दोनों तो एक साथ सीटी बजेगा कि नहीं? बजेगा, बजेगा। तो लिखेंगे चूंकि क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या अणु आयन पर निर्भर करती है, अतः यह एक अणु संख्यक गुण है। अतः यह एक अणु संख्यक गुण है। एवं प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन वह मोललता, उस द्रव के मोललता के, उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये प्रयोग से हमको ज्ञात होता है। इतना लिख लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो आप, डेल टीबी, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या एनबी इज प्रोपोर्शनल टू डेल टीबी। तो मोलों की संख्या किस पर निर्भर करती है आपके, इसको आप मोलरता को कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान पर उपस्थित मोलों की संख्या। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू, जब इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है स्टूडेंट, के बी एम, जहां के बी को हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कांस्टेंट है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। सबको पता है मोललता क्या होती है, मोललता होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई, 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या होती है। जब ग्राम मोलों की संख्या को आप कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, नहीं पता तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा भैया तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी आपको। फिर से कभी नहीं पूछोगे कि मोलरता और मोललता क्या है सर। ये क्लियर हो गया इतना, वेरी गुड। तो यही हमारा आ जाता है स्टूडेंट फॉर्मूला। क्या आ जाता है, फॉर्मूला। ओके ना। अब इसमें आपको सपोज क्या निकालने के लिए बोल देता है, विलेय के आणविक द्रव्यमान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सब में है, परासरण दाब भी पढ़ेंगे, वहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, वहां भी बोल देता है कि आपको एमबी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहीं से कर लेना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। एमबी दैट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, डेल टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए इन अ ग्राम। ओके ओके ओके। तो प्लीज स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं इससे संबंधित, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। भाई ये देखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं न्यूमेरिकल पे। लिखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 किलोग्राम जल में घोलकर 68.4 किलोग्राम जल को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। यदि विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक
0.52 हो तो उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, क्वथनांक ज्ञात कीजिए। बस इतना ही है, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया करो कॉपी में, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट किया करो। पॉज कर दिया करो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को क्या करो पॉज कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं इसको आपको मिटा देता हूं इन चीजों को, ठीक है। क्या क्या चीज दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या दे रखा है, 68.4 किलोग्राम जल, सॉरी यार सुक्रोज है, सुक्रोज, थोड़ा सा सुधार लेना स्टूडेंट प्लीज, सॉरी सुक्रोज ना, 68.4 किलोग्राम सुक्रोज है, मतलब ये विलेय दे दिया है, ठीक है। WB दैट इज इक्वल टू सुक्रोज, सुक्रोज को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, याद है आपको सुक्रोज क्या है, C12H22O11 दैट इज इक्वल टू हमको दे रखा है 68.4 किलो, सॉरी यार ये ग्राम में होना चाहिए था, किलोग्राम में ये होगा तो ये तो फिर जल से ज्यादा हो जाएगा ना, सॉरी सुधार लीजिएगा, ठीक है, ग्राम। और WA का वैल्यू हमको दे रखा है 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम। दो चीजें मिल गई, चलिए ठीक है देखते हैं आगे। अब दो चीजें हमको मिल गई, इतना मिल गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यही है स्टूडेंट, KB दैट इज इक्वल टू हमको दे रखा है 0.52, इसका यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो ये हो जाएगा, हमको दे रखा है 0.52 केल्विन कैपिटल के किलोग्राम स्मॉल के किलोग्राम मोल इनवर्स, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, मींस क्या, TB उस विलयन का, तो विलयन के क्वथनांक को हम किससे शो करेंगे, TB से। विलायक के क्वथनांक को शो करते हैं TB नॉट से, शुद्ध विलायक के, तो TB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इतना मिल गया, ओके क्लियर। अब देखो भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। जब KB दिया है तो आपको याद होना चाहिए हमको क्वथनांक का यूज करना है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का, समझ में आ रहा है क्वथनांक का। तो आपको फॉर्मूला लिखा के दिए थे हम लोग, डेल TB दैट इज इक्वल टू क्या, KBM। ये चीज सबको पता है, तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप, M का फाइंड आउट कर लो, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, सबको पता है WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई WA इन अ ग्राम, सबको पता है ना। अब बताइए WB का मान बोलो भाई जल्दी से बोलो, कितना हो जाएगा, 68.4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई MB का वैल्यू, MB निकाले नहीं आता, इधर देखो सब लोग, C12H22O11 नहीं आता तो मेरा एक वीडियो है, जाकर के देखिएगा कैसे ज्ञात करें, मैं सीधा आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। यहाँ 12 जो है ना, इसको क्या करो, 12 को सामने लिखो, मल्टीप्लाई C लिख दीजिएगा, प्लस 22 मल्टीप्लाई क्या लिख देगा, H लिख दीजिएगा, और ये है आपका 11 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है हमको इसका, लेकिन हम इसको किसमें चेंज कर दिए, एटॉमिक वेट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब एटॉमिक बोलता हूं मैं भी एटॉमिक वेट या मास हमको पता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ना, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैं बोला था कम से कम 20 तक आप याद कर लो, और बताया भी था कैसे याद करना है। 16 ऑक्सीजन का, 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 21 जा 22 ठीक है। और देखो भाई इसको आप क्या करो, देखिए इधर, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आता, ठीक है। 11 छक्के 66 की 6 हासिल 6 कैरी 6 और 11 एकम 11, ठीक है। 11 1 सॉरी यार 11 1 11 एंड 16 6 70 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड करो तो 6 4 10 एंड 12 2, ठीक है। कैरी 1 8 10 एंड 14 कैरी 1 2 3 342 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 342 क्या आ जाएगा हमारा, MB का वैल्यू हो जाएगा 342, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 342 मल्टीप्लाई WA कितना दिया है ग्राम में, देखो 1000 ऑफ ग्राम, मिल गया। इन दोनों को काट दें क्या, ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा यार, कोई दो राय वाली बात नहीं है, हट जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूज कर लेता हूं, क्या चीज पता है, KB, डेल TB का वैल्यू निकालिएगा, डेल TB इज इक्वल टू KB का मान रख देंगे यहाँ पे हम लोग, तो KB का वैल्यू क्या हो जाएगा, या इसी को सीधा लिख दीजिए ऐसा, डेल TB
दैट इज इक्वल टू Kb। तो Kb का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो। Kb का वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं 0.52। अब क्या करो पता है, ये देखो 3 जीरो है हमारे पास, या तो 1000 से 1000 कैंसल आउट कर दो, या क्या करो 1 2 3, तीनों जो डेसिमल है, ये डेसिमल है ना, वो एक प्लेस इधर खिसका दो, इसको 2 प्लेस इधर खिसका दो, क्योंकि मेरे पास 3 जीरो वाला एक, ठीक है, 1000 है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 68452 डिवाइडेड बाई 342 मल्टीप्लाई 1000। अब ये देखो आप, यहां पे कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, एक चीज तो दिख ही रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, मीन्स दैट 342 2 जा, ये कट जाएगा 2 के पहाड़ा में, और ये हो जाएगा 52 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000। अब सॉल्व करो आगे, इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने का तरीका जान चुके हो, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डेल टी बी दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा, ये कट जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 500। अब और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा किसके पहाड़ में चले जाएगा, 52 26 डिवाइडेड बाई 250, अब भी कटेगा, 13 2 जा 26, और ये किसके पार्ट में चले जाएगा, 1 2 5, इतना हो जाएगा। तो डेल टीबी का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मुझे जहां तक याद है इसका वैल्यू 0.104, और टीबी है तो ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स, सॉरी यार केल्विन। जब भी आप प्रयोग करते हो प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको इसको डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। समझ में आ गया, इतना आ जाएगा। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला, मुझे तो क्या निकालना है, टीबी का वैल्यू निकालना है, डेल टीबी का वैल्यू नहीं निकालना है, टीबी का वैल्यू निकालना है। यह है क्वथनांक में उन्नयन, और यह है आपका विलयन का क्वथनांक। तो इनमें एक रिलेशन है स्टूडेंट, क्या रिलेशन है ये देखो, मैं पहले ही बता चुका था आपको, टी बी नॉट प्लस डेल टी बी दैट इज इक्वल टू होता है हमारा टी बी। इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो टी बी बराबर हो जाएगा टी बी नॉट। अब टी बी नॉट क्या है, पहले देख लेते हैं टी बी नॉट क्या है। टी बी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और शुद्ध विलायक क्या है यहाँ पे, जल। तो जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में निकालते हैं तो ये होता है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। समझ में आ गया, सॉरी 373 केल्विन। अब ये मुझे निकल गया क्या चीज, किसका वैल्यू, टीबी नॉट का वैल्यू, ठीक है, टीबी नॉट का वैल्यू। तो अब रख दीजिए यहाँ पे वैल्यूज, 373 प्लस 0.104 दैट इज इक्वल टू टीबी। तो टीबी का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, इनको ऐड करेंगे तो 373.104 केल्विन, दैट इज आंसर। ओके, इससे हमको क्या समझ में आया, ये देखो शुद्ध विलायक का कितना था, 373 केल्विन था क्वथनांक, लेकिन जब उसमें विलय मिलाया गया सुक्रोज, मात्र कितना 68.4 ग्राम मिलाया गया, तो उसका अब विलयन का क्वथनांक कितना हो गया 373.104। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, यही चीज तो मैं समझाना चाहता था। ठीक है ना, तो प्लीज नोट कीजिएगा, अभी एक क्लास और है हमारा हिमांग में ओनमन, ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं यार, आगे की क्लास ना हम लोग कल करेंगे, ठीक है, लेकिन एक सूचना, नोट नहीं, सूचना भी नहीं, एक जानकारी। क्या कारण है कि कुकर में खाना जल्दी पकता है, बताओ। कारण एकदम सिंपल सा है, आप यही बताना जब भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसी के भी द्वारा या आपके प्रश्न में, ठीक है, तो आप ये बोलिएगा, कुकर में खाना पकाने से वाष्प दाब में वृद्धि होती है, फलस्वरूप कुकर में खाना जल्दी पकता है अपेक्षाकृत खुले बर्तन में, क्योंकि वहां वाष्प दाब नहीं बन पाता, इस कारण कुकर में जल्दी पकता है। दूसरा कॉमन सा क्वेश्चन एक, पहाड़ों में, पर्वत में अंडा उबालने में टाइम लगता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक, अंडा उबालने में टाइम लगता है, या आलू पकाने में, खाना पकाने में, किसी भी चीज में हो बहुत टाइम लगता है। क्या कारण है, क्योंकि स्टूडेंट जब हम धरती पर, देखो हम जहां पे खड़े हैं ना, वहां वायुमंडलीय दाब को 1 माना गया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना गया है वायुमंडलीय दाब को। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो हमारा वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है,
ठीक है। इसीलिए मैं बताया था कि नीचे जाने पर आपका वायुमंडलीय दाब बढ़ने के कारण नाइट्रोजन जो है हमारे रक्त में मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस पानी में जब जाते हैं, समुद्री गोताखोर पानी में जब जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण वो क्या होता है, गैस हमारा केवल ऑक्सीजन गैस यहां पर है तो केवल ऑक्सीजन गैस हमारा विलय हो रहा है, किसमें घुल रहा है, किसमें ब्लड में, जिसके कारण हम बढ़िया से स्वस्थ हैं, हर कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं, अभी भी हम नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो फेफड़े से प्यूरिफाई होकर के वापस निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, क्योंकि यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है। समझ में आ रहा है, बहुत कम मात्रा में जाता है जो कि हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन गैस। लेकिन जब समुद्र में जाते हैं तो मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस, सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन गैस नहीं भरा रहता जी, ध्यान रखिएगा, बच्चों को धोखा होता है कि सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, गलत हो आप। नाइट्रोजन गैस बस नहीं भरा रहता उसमें, सॉरी ऑक्सीजन गैस बस नहीं भरा रहता, नाइट्रोजन भी भरा रहता है, ठीक है। तो जब समुद्र में जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस हमारे ऑक्सीजन के साथ हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और जैसे ही हम धरती पर वापस आते हैं, ऊपर आते हैं तल में, तो वो क्या होता है, वो बाहर निकलना चाहता है, जिसके कारण हमारे नसें फट जाती है, जिसके कारण उल्टी होती है, जिसको हम लोग आप एक जो है बीमारी के रूप में जानते हैं, ब्लैंड्स बीमारी, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है कि पहाड़ में जब जाते हैं तो वहाँ वायुमंडलीय दाब ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। तो कम होने के कारण वायुमंडलीय दाब जब कम है, दाब कम है, दबाव कम है, तो हमको वहाँ क्या देना पड़ता है, वाष्प दाब में अवनमन कम होता है तो हमको क्वथनांक में क्या करना पड़ता है, उन्नयन करना पड़ता है। तो वहाँ वायुमंडलीय दाब बहुत कम है तो हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, और चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है इसलिए जलने में सहायक नहीं हो पाता। आग कैसे जलेगा बिना ऑक्सीजन के, जलने में सहायक है ना भाई। तो ऊपर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आग भी जल नहीं पाता, ऊपर से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण क्वथनांक हमको ज़्यादा देना पड़ता है और क्वथनांक हम दे नहीं सकते, दोनों प्रकार से प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जाता है, इसको घुमा दिया जाता है कि पहाड़ों पर अंडे उबालने में समस्या क्यों होती है या उबाला नहीं जा सकता, तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।